उसके बाद आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल स्पेंडिंग ऑन अ प्रोडक्ट रेवेन्यू। इस अगले टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको रफली एक बात बताना चाहता हूं। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि आपके पास 10 कोई भी प्रोडक्ट 10 पीसेज है, कोई वुड पीस है, ठीक है ना। आपका दो ऑप्शन है, 10 वुडन पीसेज आप लो, ठीक है, और हर एक का वेट जो है वो मिसाल के तौर पे 200 ग्राम्स हो। टोटल केजीज कितना हुआ? 2 केजीज, 2000 ग्राम्स हुआ तो 2 किलो हो गया, ठीक है ना। वो जी लिखता है ग्राम के लिए खाली, ठीक है। अब मैं कहूँ वुडन पीसेस में कम कर देता हूँ और मुझे ग्राम उतने ही रखने हैं 2000 ग्राम्स, तो क्या करूँगा? कम वुडन पीसेस हैं तो फिर वेट ज़्यादा होना चाहिए हर एक का, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ पीसेस हैं और ये उनका वेट है। तो अगर मैं 5 वुडन पीसेस रखता हूँ तो एक कितने का होगा? 400 ग्राम्स का। आधे कर दिए तो ये डबल। क्लियर हो रही है? टोटल सही है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपको बड़े वाले 4 वुडन पीस देता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक वुडन पीस 500 ग्राम्स का चाहिए आपको, लेकिन बड़े वाले 4 दिया और वो 400 ग्राम के हुए, तो क्या होगा आपके साथ? आपका जो ग्रामेज जो है वो कितने आ जाएगी? 1600 ग्राम्स, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? खाली एक चीज़ को कम कर रहा हूँ और दूसरी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये वो प्राइस और डिमांड का रेशो, वो इन्वर्स प्रोपोर्शन मत समझने शुरू हो जाना यहाँ पर, कोई उससे इंडिपेंडेंटली समझे इस बात को जो बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी इससे ये खाली एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी बढ़ी वाला केस है। अब यहीं पर मैं आपको एक और मिसाल देने लग रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। आपको पता चलता है कि आपकी प्राइस प्रोडक्ट की 100 रुपये है मार्केट प्राइस, और अगर आप सप्लायर बन के भले सोच लो, आपका ऑल्टरनेटिव यही है कि 100 रुपये की बेचता हूँ अगर मैं, तो मेरे 1000 यूनिट्स बिकते हैं। 120 रुपये की बेचता हूँ मैं, तो मेरे मिसाल के तौर पे 900 यूनिट्स बिकते हैं। फ़ायदा किस में? ऑल्टरनेटिव बी में फ़ायदा या ए में? आप मल्टीप्लाई करोगे, रेवेन्यू निकालोगे, प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है और क्वांटिटीज इतनी है, तो $1,00,000 यहाँ पर रेवेन्यू आ रहा है, जबकि यहाँ कितना रेवेन्यू आ रहा है? 120 मल्टीप्लाइड बाय 900, तो $1,08,000 आ रहे हैं, राइट। दिस वन इज बेटर, यू नो व्हाई? बिकॉज ये इनइलास्टिक है। प्राइस इनइलास्टिक होने की सूरत में आपके प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी डिमांडेड में उतना ही फर्क नहीं आ रहा। आपने 20% से प्राइस बढ़ाए, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड कितने से गिरी? 10% से। तो ओवरऑल आपके रेवेन्यू में इजाफा हुआ। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हो कि जो प्राइस इनइलास्टिक है, तो उसकी प्राइस बढ़ाने से इतना कस्टमर नहीं भागेगा जितना रिटेन रहेगा। मतलब कम, जितनी परसेंटेज से प्राइस बढ़ाई ना, उससे कम परसेंटेज से कस्टमर्स भागेंगे, लेकिन बाकी फिर भी रहेंगे। सही है, तो आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, राइट। इसी तरह की प्रोडक्ट जो इतनी प्राइस इनइलास्टिक है, मैंने कहा ना ये प्राइस इनइलास्टिक है, क्यों? क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी क्या है? आपने 20% से प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 10% से गिरी, ठीक है ना। तो ये 0.5 आई इसकी, या एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर 0.5 कहलाती है, वरना नेगेटिव, ठीक है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5 आई, इनइलास्टिक है। इस इनइलास्टिक वाली प्रोडक्ट टाइप के प्रोडक्ट के अंदर मिसाल के तौर पर ऑल्टरनेटिव ए में थे, ऑल्टरनेटिव बी ये होता कि आपने प्राइस गिरा दी, कस्टमर्स की डिमांड को मैं कैप्चर करता हूँ मजीद, 20% प्राइस गिरा दिया, 80 पे ले गए, 10% ही डिमांड बढ़ी, तो ये आप नुकसान में हो। कि पीपल आर नॉट प्राइस सेंसिटिव अबाउट दिस। एक नीड ऐसा आइटम है जो एक्सपायर भी हो जाता है, ये उस तरह की प्रोडक्ट है, लेकर रख भी नहीं सकते ज़्यादा, थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ गई तो बढ़ गई। क्लियर हो रही है? तो $1,00,000 के रेवेन्यू से आप कहाँ पर आगे खड़े हो गए? $8,40,000 पे, $84,000 पे आई सपोज, हाँ
$88,000, ओके ओके। गिर गए आप, लॉस इन रेवेन्यू है। हालांकि आपको प्राइस गिरा है, उससे मेरा सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है। प्राइस गिरी है और वॉल्यूम बढ़ गया, सेल्स वॉल्यूम 1000 से 1100 पे चला गया, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितनी प्राइस गिरी है। और रेवेन्यू हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होती है प्राइस और एक होता है वॉल्यूम, क्वांटिटी। क्वांटिटी बोलो या वॉल्यूम बोलो। तो आप इतनी वॉल्यूम पे सेल नहीं हुई जितनी आपकी प्राइस गिर गई। प्राइस इन इलास्टिक के अंदर ये नुकसान है प्राइस गिराने का कि कंज्यूमर है ही नहीं सेंसिटिव टू प्राइस। तो जब प्राइस बढ़ाने पे फायदा है, इन गिराने पे नुकसान है। प्राइस बढ़ाने पे इतना कस्टमर भाग नहीं जाएगा और प्राइस गिराने पे जितने की गिराई है प्राइस उतने से ज्यादा कस्टमर आ नहीं जाएगा। क्लियर हो गई? ठीक है, इस बात को अगर आप समझते हैं तो आप ये समझ जाइए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर ग्रेटर देन 1 हुई तो ये इलास्टिक है। इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब ग्रेटर देन 1 हुई इलास्टिक है। इस केस में थ्योरेटिकली सप्लायर ने अगर प्राइसेस को बढ़ाया तो उसको रिस्पॉन्स उससे बड़ा झटका मिलेगा क्वांटिटी डिमांड में, तो लॉस इन रेवेन्यू होगा अगर टोटल करे वो। सही है? ये मिसाल मैंने करवाई नहीं है, मैंने पिछली जो मिसाल दी थी वो कौन सी मिसाल थी? वो इन इलास्टिक वाली थी जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 थी, 0.5 थी। तो उसमें अगर प्राइस इतने से बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ इतने से गिरेगी, तो टोटल रेवेन्यू में आपको गेन इन रेवेन्यू होगा, गेन इन रेवेन्यू। ठीक है? प्राइस बढ़ाने की सूरत में जब कंज्यूमर इन इलास्टिक होता है ना कि केयर नहीं करता, इलास्टिक प्राइस की केयर नहीं है, खरीदना तो है ही, तो उस सूरत में इन इलास्टिक है वो। तो प्राइस बढ़ाओगे तो आपका गेन इन रेवेन्यू है। उस सूरत में जिसमें वो क्लोजली वॉच कर रहा है प्राइसेस को कि मैं प्राइसेस की वजह से तो खरीद रहा हूँ, जहाँ सस्ता पड़े, बल्कि यहाँ तो डिलीवरी चार्जेस भी लग रहे हैं। चलो प्रोडक्ट भले सस्ती लेकिन डिलीवरी चार्जेस 200 ऐड करके महंगी पड़ी तो मैं वो वाली ले लेता हूँ ऑल्टरनेट। और ये ऑनलाइन में तो बहुत होता है, ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट ऑप्शन ऑनलाइन में तो कंपैरेटिव बहुत होता है ना आपके पास, तो आप यू चेंज करते हो, उसमें तो बिल्कुल कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा। सही? तो प्राइस सेंसिटिव वहां पर, तो जहां पर प्राइस इलास्टिक है कंज्यूमर, तो आप चाहोगे प्राइस को गिराना, क्योंकि आप 5% प्राइस गिराओगे तो शायद 20% से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, वहां गेन इन रेवेन्यू गिराने पे है। जहां कंज्यूमर प्राइस इलास्टिक है वहां आपका रेवेन्यू टोटल पता है कब बढ़ेगा? जब आप प्राइस गिराओगे, क्योंकि कस्टमर जितने % से गिराओगे उससे ज्यादा में आपके पास आएगा। जबकि दूसरे एंड में जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है तो आपको गिराने में कोई इंसेंटिव नहीं, प्राइस बढ़ाने में फिर इंसेंटिव है। और जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आप समझ ही गए होगे, इक्वल टू 1 है, वहां पर गिराओगे, जितने से गिराओगे उतने से कस्टमर भाग जाएगा, टोटल रेवेन्यू वहीं रहना है। जितने से बढ़ाओगे उतने से ही कस्टमर उतना ही बढ़ेगा, टोटल रेवेन्यू तब भी वहीं रहना है। क्लियर हो रही है? समझ आ गई बात थियोरेटिकली? अब जब आप इसको रीड करोगे तो समझ में आएगी। व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, अ डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू अ प्रोपोर्शनेटली लार्जर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। जब ग्रेटर देन 1 होता है तो जो भी प्राइस के अंदर डिक्रीज है उससे ज्यादा ही क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, तो आपका रेवेन्यू भी प्रोपोर्शनेटली हाई हो जाता है। जब डिमांड यूनिटरी है तो जितने से प्राइस गिरी है उसी सेम प्रोपोर्शन में कस्टमर्स भी डिमांड भी बढ़ेगी, तो आपके रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं आता, टोटल उतना ही रहता है। चाहे 100 यूनिट्स 1000 के बेच के 1 लाख कमाओ, सही है ना? ये बड़ी अच्छी बात होने वाली है यहाँ पर अभी। चाहे 100 यूनिट्स आप 1000 के बेच रहे हो, ये चलो प्राइस इसको रख लेते हैं, ठीक है ना? $100 की चीज बेच रहे हो तो 1000 उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है, 10% कम कर कितने हुई? $90 की चीज तो 10% बढ़ा क्या? 1100 क्वांटिटी डिमांडेड। रेवेन्यू सेम नहीं आएगा। यहां पर $1 लाख आ रहा है और यहां पर कुछ और आ रहा है, पर अभी मैं समझाऊंगा इसको भी। अभी फिलहाल ये समझो कि 10% से प्राइस अगर मैं गिरा रहा हूं तो 10% से क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है? तो नेचुरली 10% प्राइस गिरने पे 10% से क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, तो चाहे मैं प्राइस ना गिराऊं उतना ही रेवेन्यू आएगा। गिरा दूंगा अगर 10% से तो उतने से ही, 10% नहीं बोल रहा हूं, बल्कि बेहतर यह है कि मैं लफ्ज बोलूं उतने से ही। मैं समझा रहा हूं या समझाने वाला ये हो क्यों रहा है? उतने से ही क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी और $1 लाख ही आंसर आएगा। इसका आंसर $1 लाख नहीं आएगा अभी, वो मैं समझा रहा हूं मसला क्या है यहाँ।
तुम ये सोचो $1,00,000 ही आएगा कि जितने से प्राइस गिराऊं और उतने से ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़नी अगर, तो फायदा नहीं प्राइस गिराने का, क्योंकि प्राइस गिरा के क्वांटिटी डिमांड बढ़ा के भी टोटल रेवेन्यू उतना ही होना है जितना पहले था। सही। तो अल्टरनेटिव ए हो या बी हो, दोनों सूरतों में $1,00,000 ही आएगा। सही। अभी जरा मैं बता दूं क्वांटिटी डिमांडेड हमारी ये नहीं आएगी। क्यों? यहां पर हमारे पास आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है? अगर तू मल्टीप्लाई करेगा ना तो 99,000 आएगा आंसर, ऐसा ही है, 1,00,000 नहीं आ रहा। तो ये 1,000 कम क्यों हो रहा है? अब समझना है यहाँ पर। 100 के लिए 90 कितना है? 0.9। 1000 के लिए 1100 कितना है? 1.1। गोइंग बैकवर्ड्स 90 के लिए 100 1.1 नहीं है, 1.1 से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 90 के लिए 1.1 पता है कितना होता है? 99। समझे? गोइंग बैकवर्ड्स 90 के लिए 1.1 कितना होता है? भाई आप यही कर रहे हो ना, एक तरह से कर क्या रहे हो आप? बात ये कर रहे हो, कह रहे हो कि भाई ऊपर से ऊपर अगर 1 है तो नीचे वाला 0.9 हो जाए। तो उस केस में उसका रिलेटिव केस अगर बनाना है तो नीचे वाला 1 हो और ऊपर वाला 0.9 हो। सही है, ताकि ऊपर से नीचे आए तो एक चीज 0.9 पे जा रही है तो 0.9 वाली चीज 1 पे आ रही है। सही है। अगर 0.9 वाली चीज 1 पे चली जाए तो 1 वाली चीज 0.9 पे चली जाएगी। दिस इज द केस वेयर इक्वालिटी विल बी। ये केस है इक्वालिटी का, जिसमें आपका आंसर इक्वल आ सकता है। ठीक है, मैथमेटिक्स समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर। ये प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांडेड अगर, तो आपका 0.9 ही आंसर आएगा टोटल रेवेन्यू का। अगर 0.9 प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड तो आंसर आपका तभी 0.9 आएगा। ये केस लेकिन हमारे साथ नहीं हो रहा। हमारे साथ क्या केस हो रहा है? हमारे साथ ये केस हो रहा है कि हमारे लिए जो 100 है ऊपर, सब साइंस वाइंस में बढ़ा रहा हूं ताकि क्लियरली समझाऊं। 100 हमारे लिए अगर 1 है तो उसकी बनस्बत 90 जो है 0.9 है। सही है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आंसर ये चाहिए और इसको गिरा रहा हूं 1 से 0.9 पे लेके आ रहा हूं, तो इन दो की जो प्रोपोर्शनल चेंज है ना, इन दो का भी वही प्रोपोर्शनल चेंज आना चाहिए। 1 वाली चीज 0.9 पे जा रही है ना, तो ऊपर वाली चीज 0.9 होती अगर और ये 1 पे होती जाती, तब जाके हमारा आंसर सेम होता। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सेम, मतलब इसे कहते हैं बाय द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब 100 वाली चीज को 90 पे ला सकता हूं, विच इज कॉल्ड, अगर 100 वाली चीज 1 के बराबर है तो 90 वाली चीज 0.9 के बराबर होगी। क्लियर है। 1000 वाली चीज को यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा 0.9 के बराबर और उसको 1 पे लाना है मुझे, तो आंसर मेरा 1100 नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? अगर मैं 1000 को डिवाइडेड बाय इट्स ओन प्रोपोर्शन 0.9 मल्टीप्लाइड बाय अदर करता हूं तो क्या आता है? 1000 डिवाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाई 1, समझ आई? अब जरा 90 को मल्टीप्लाई करो 1111.11 से, उसी से मल्टीप्लाई करो, 1,00,000 आ रहा आंसर। इनवर्स प्रोपोर्शन के केस के अंदर मसला ये है, आपको अगर मैं कहता ना कि जो बिल्कुल शुरू में चले जाओ, मैंने कहा कि भाई केस ए हो या केस बी हो, यूनिट इलास्टिक के अंदर आपका टोटल रेवेन्यू सेम होता है। केस ए क्या था? $100 की चीज 1000 यूनिट बेचो, 1,00,000 का रेवेन्यू। अब $90 कर दिया आपने, आप कह रहे हो 10% से प्राइसेस गिरा दिए। ठीक है, और उस चक्कर में 10% क्वांटिटी डिमांडेड अगर आपने 10% से बढ़ा दी ना, तो 100 का 10% कम होने के बाद बचता है 90%। दिस हैज बिकम 90%, while दिस इज व्हाट 100%। जबकि इस केस में ये 100% था और ये नीचे वाला 110% हो गया। 100 वाली चीज 90% पे लेके आ रहे हो और यहां पर 100 वाली चीज 110% पे लेके जा रहे हो। मूविंग बैकवर्ड्स 110% वाली चीज को अगर 10% गिराओ तो क्या होती है पता है? 10% से बढ़ा रहे हो 110 पे जा रही है। अब 110% को 10% से गिराओ तो क्या होगा? 99% बचेगा, क्योंकि 110% का 10% होता है 11%। बैकवर्ड जा रहे हैं तो 99% बच रहा है। ये एक टेंशन क्रिएट है जिसकी वजह से आंसर सेम नहीं आ रहा, और उसके जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है? जिसकी वजह से हमारा आंसर ये आ रहा है कि अगर 10% से मैं इसको बढ़ा दूं तो $100 का 10% होता है $10, तो $90 पे पहुंच जाएगा।
और यूनिट इलास्टिक है तो 10% से बढ़ा रहा हूँ तो 10 प्राइस को, तो 10% से क्वांटिटी डिमांड गिरेगी। 1000 का 10% होता है 100, वो वहाँ बढ़ाई है, माइनस कर रहा हूँ सॉरी, 10% से प्राइस को गिरा रहा हूँ, $100 से 90 पे लेके आ रहा हूँ, तो क्वांटिटी डिमांड 10% से बढ़ा दूंगा। 1000 का 10% होता है 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स ऐड कर दो 1100। लेकिन अब जब दिन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 लाख क्यों नहीं आ रहा? हालांकि एक चीज़ 10% से गिराई है, एक चीज़ 10% से गिराई है, दूसरी 10% से बढ़ाई है। तो जो ऊपर आना चाहिए था वही नीचे आना चाहिए था आंसर। वो इनवर्स प्रोपोर्शन में जब भी आप ये काम करोगे ना कि पिछली बेस सारी सेम, पिछली दोनों नंबर्स को बेस के तौर पे रखा और उन दोनों को 10-10% से चेंज कर रहे हो, अगर तो एक 10% से बढ़ा रहे हो और एक 10% से कम कर रहे हो, या एक 10% से कम कर रहे हो, दूसरी 10% से बढ़ा रहे हो, तो उन दोनों का चेंज पिछलों के रिलेशन में सिमिलर नहीं होगा, ये बोलना चाह रहा हूं। बट जस्ट क्लोज इट ऑल। अगर ये पूरी बात समझ में नहीं आई है तो बस तुम लोग जो है ना समझो कि इन दोनों का आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 99,000 नहीं, तकरीबन 1 लाख के करीब ही आएगा, ये बोल दो बस। आसान बात ये हो जाती है। सो पॉइंट इज, यूनिट इलास्टिक के केस में सप्लायर को प्राइस बढ़ाने या गिराने से कोई मोटिवेशन नहीं है। बढ़ाएगा तब भी उतना ही रेवेन्यू कमाना है, गिराएगा तब भी उतना ही रेवेन्यू कमाना है, जरूरी है। जबकि इलास्टिक है तो उसको प्राइस बढ़ाने से तो डिस्करेज करेगा, मतलब वो डिस्करेज होगा प्राइस बढ़ाने से, क्योंकि जरा सी भी बढ़ाई तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांड गिर जाएगी, या जरा सी भी प्राइस गिराई बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। इस पे वो मोटिवेटेड होगा कि थोड़ी प्राइस गिराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक है। और ये कौन सी प्रोडक्ट्स होते हैं पता है? कॉम्पेटिटिव, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी मार्केट्स है, सब प्रिंटिंग करवा रहे, 5 रुपए आगे पीछे पेज प्रिंट होगा। ये आ जाता है, ये एक अच्छा प्रिंटर लेके आ जाता है जो कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्टिव प्रिंटिंग करता है, बिजली की कॉस्ट भी कम आती है। तो ये 4 रुपए में आगे पीछे प्रिंट कर रहा है, पूरी मार्केट इसके पास आ जाएगी। सो हल्का सा डिप इन प्राइस, 20% डिप इन प्राइस एंड 300 टाइम्स मोर सेल्स वॉल्यूम हो गया थोड़े अरसे के लिए। इवेंचुअली सब अपनी वो चीज जो है ना चेंज कर लेंगे, सभी मशीनरी चेंज कर लेंगे, दोबारा मार्केट में एक जो है ना बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। बहरहाल, सो व्हेन यू रीड दिस यू नो, यू अंडरस्टैंड द होल थिंग। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का यह था कि आप कब प्राइस गिराओ, इसकी डिसीजन मेकिंग आपको बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपकी प्रोडक्ट इस नौयत की है, आपने पहचान ली कि मेरी प्रोडक्ट प्राइस इन इलास्टिक है, तो आप प्राइस नहीं गिराओगे। प्राइस गिराने से थोड़ी लोग और आ जाएंगे आपके पास, बल्कि आप बढ़ाने की तरफ मुतवज्जो होगे थोड़े से, क्योंकि आप समझते प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। कि जहाँ आपको लगता है यार मेरे कंपेटिटर्स बहुत हैं और XYZ फैक्टर्स बहुत सारे इंक्लूड है कि जिसके वजह से मेरी प्रोडक्ट से कस्टमर भाग जाएगा अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, आप गलती से प्राइस नहीं बढ़ाओगे, बल्कि आप सोचोगे मैं कैसे गिराऊं कि बाकी सारी मार्केट मेरे पास आ जाए, क्योंकि कस्टमर इज प्राइस इलास्टिक। सही है, तो ये दोनों केस इस तरह के ही हैं स्मार्टफोन्स के। जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना उसी का ग्राफ है। पहले पॉइंट का ग्राफ ये वाला है लेफ्ट वाला, और दूसरे पॉइंट का ग्राफ राइट वाला है। ठीक है, पर जनरली समझा दूं, यहां तक समझने के बाद एक बात समझ लो कि एक ऐसी मार्केट है किसी भी चीज की कि जिसके बहुत सारे सप्लायर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये इतने सारे सप्लायर्स हैं, तो ऑप्शंस आ गए कंज्यूमर्स के पास। तो ऐसी मार्केट की जो प्राइस सेटिंग होती है वो पता है कौन से लेवल पे होती है? वो उस लेवल पे होती है जिससे गिराना वाकईतन बहुत मुश्किल हो। वाकईतन 5 रुपए की, अगर रुपीस में बात, 5 रुपए की आगे पीछे फोटोकॉपी कर रहे हैं, ये सारे फोटोकॉपीज बैठे हुए हैं, तो सभी इतने की कर रहे होंगे, क्योंकि इससे नीचे पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, एक सप्लायर को कोई ऐसा लिंक मिला किसी ऐसी मशीनरी को या कोई ऐसी इनोवेटिव टेक्निक उसके पास आ गई कि जिससे वो अपनी कॉस्ट थोड़ी गिरा पाया। इन सबको कॉस्ट पड़ती थी $4.5, वो रुपीस, सॉरी 4.5 रुपीस पड़ती थी पर फ्रंट एंड बैक प्रिंट, और वो पर फ्रंट एंड बैक प्रिंट 5 रुपए का बेचते थे, तो उनको 0.5 पर फ्रंट एंड बैक प्रिंट बचता था। लेट्स सपोज 0.5 रुपीस, तो मतलब अगर 100 पेज की किताब है ना तो उनको 50 रुपए उसके ऊपर मुनाफा बचता था। लेकिन ये भी सिर्फ डायरेक्ट मुनाफा बता रहा हूँ, ये सिर्फ वो है कि खाली मोटी मोटी कॉस्ट निकले। अभी इसमें से बिजली ये सब जमा करके निकालनी है, डायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड बहुत सारे निकालने हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी इतने कॉम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर खेल रहे हैं, तो इनके लिए गिराना मुश्किल है। लेकिन ये पता है कि बढ़ाए तो सारी डिमांड चली जाएगी, और जरा सा भी गिराए तो बहुत सारी मार्केट डिमांड आ जाएगी। तो ये कोशिश कर रहे होते हैं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब रिसर्च, जो इसमें से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D के अंदर इन्वेस्ट करता रहता है। ये कोई नई टेक्निक या नई मशीनरी इसके कोई पता चली है, ये ले आता है, तो उससे उसके पर जो प्रिंट है आगे पीछे, वो उसकी कॉस्ट 4.5 से $4 पे चली जाती है, 4 रुपीस पे चली जाती है। जबकि
5 का बेच रहा था वो 4.5 का बेच रहा है, मैं प्राइस को 0.5 से कम कर सकता हूं। तो अब मार्केट पूरी इसकी तरफ, बहुत सारी डिमांड इसकी तरफ आ जाएगी। ठीक है, इतना आसान नहीं होता प्राइस को ऐसे, प्राइस इलास्टिक मार्केट है तो गिरा देता हूं प्राइस। भाई आप गिरा दोगे तो बाकी बेवकूफ थोड़ी है, वो भी गिराएंगे। फिर एक दिन और आएगा जब आप गिराओगे तो वो भी गिराएंगे, फिर वो गिराएंगे तो आप भी गिराओगे। लेकिन एक वो पॉइंट आएगा जिसके नीचे गिर नहीं सकती, क्योंकि इसके बिल्कुल करीब आपकी कॉस्ट है, तो अब कोई भी नहीं गिराएगा, उसके मार्केट सारी उसी के ऊपर ऑपरेट कर रही है। सही है। तो अगर एक चीज जो 20 की पड़ रही है ना, वो 25 की बेच पा रहे होगे ज्यादा। और नीचे 5 तो प्रॉफिट इसलिए भी चाहिए ना कि वो वाले तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट है, वो जमा होते इतना होगा कि अदर एक्सपेंसेस ओवरहेड्स निकलेंगे, फिर जाके कुछ नेट प्रॉफिट बचना है। क्लियर है। तो फिर वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन के ऊपर आते हैं कि अब तो प्राइस नहीं गिर सकते, तो अब क्वालिटी की तरफ ध्यान दें हम, या प्रोमोट करें अपना XYZ बहरहाल। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 25 से और प्राइस इसलिए गिरा सकते हैं क्योंकि आपकी 20 की जो कॉस्ट थी वो आपने रिसर्च करके कुछ अच्छी मेथोडोलॉजी लेके आए कि आप 20 की जगह आपको 15 की पड़ी है वो प्रोडक्ट बनाने में, तो अब वो क्योंकि आपकी कॉस्ट नीचे हो गई तो अब आप 25 से प्राइस को 20 पे भी ला सकते हो, तब भी आपको 5 का प्रॉफिट बचेगा। लेकिन पूरी मार्केट डिमांड आपके पास आ जाएगी क्योंकि द प्रोडक्ट वॉज हाईली प्राइस इलास्टिक। लेकिन फिर वो जो बाकी बिजनेसेस हैं उनको टाइम नहीं लगेगा ये पकड़, वो भी तो रिसर्च करेंगे। फिर जब देखेंगे आपका किस मेथड से बन रहा है, वो फेक ग्राहक बन के आ जाएंगे आपके बिजनेस में, फेक कस्टमर बन के देखेंगे कौन सी मशीन आप यूज कर रहे हो, या वो रिसर्च करेंगे भाई ऐसा क्या आ गया मार्केट में, और इवेंचुअली दे विल लैंड टू दैट पॉइंट कि उनको वो चीज़ पता मिल जाएगी। और जब वो चीज़ उनको मिल जाएगी वो प्रोडक्ट वो भी लाके लगाएंगे, वो भी 20 की बेचेंगे। फिर तो आपके पास जब लाइनें लंबी होंगी कस्टमर्स की तो कहेंगे अब चलो अब तो बराबर वाले ने भी 20 कर दिया रेट, दोबारा वहाँ चली जाएगी मार्केट, दोबारा अपने बैलेंस पे आ जाएगी। समझ आ रही बात। बट द पॉइंट सच इन पॉइंट्स पे होता पता है क्या है, मार्केट का टोटल रेवेन्यू सेम रहता है, मतलब मार्केट के टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड सेम रहते हैं, लेकिन सबका रेवेन्यू गिर जाता है कि पहले 25 रेवेन्यू था अब गिर के इतना हो गया। ये रेवेन्यू है, हाँ ये रेवेन्यू बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। लॉस इन रेवेन्यू, अब ये लॉस इन रेवेन्यू यूं होता है, सॉरी, जितने कम नंबर ऑफ यूनिट्स उतना कम रेवेन्यू, ठीक है ना। तो यूनिट्स तो उतने ही है, ये यूनिट्स है और ये प्राइस है, यूनिट्स मल्टीप्लाई प्राइस तो रेवेन्यू आता है कहीं, ठीक है ना। ऐसे कर लो तो प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, इनफैक्ट यूं नहीं है, यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेवेन्यू आता है। तो हर लेवल ऑफ यूनिट्स पे उतना ये रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन मार्केट रेवेन्यू तो वहीं का वहीं खड़ा है समझ लो, या वहीं का वहीं और नीचे आ गया, क्योंकि पहले मार्केट 25 मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बेचती थी, ठीक है ना। अब मार्केट उतनी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बेच रही है सेकंड ऑल्टरनेटिव में, लेकिन 20 रुपए पे। बट हाँ पहले 25 में 5 रुपए का मुनाफा होता था, तो अगर 10,000 यूनिट बेचे जाते थे तो 5 रुपए का मुनाफा पूरी मार्केट कमाती थी, अगर रोज का तो 50,000 का मुनाफा होता था। उसके बाद भी नई टेक्नोलॉजी के बाद क्या हुआ, 25 की प्राइस या 20 की प्राइस पे बेच रहे हैं, लेकिन तब कॉस्ट कितने की बढ़ रही है, 15 की, तब भी 5 का ही मुनाफा हो रहा है और 10,000 यूनिट्स ही बेच रहे हैं। सही। सो दोनों केसेस के अंदर एक पॉइंट पे मार्केट आगे इक्विलिब्रियम कर जाती है। पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट ए था, ठीक है, कि जिसमें मार्केट को की सेलिंग प्राइस थी 25, ठीक है, ए के ऊपर मार्केट की सेलिंग प्राइस थी 25 और कॉस्ट थी उसकी 20, और नंबर ऑफ यूनिट्स पूरी मार्केट मिलकर 10,000 बेचती थी, तो प्रॉफिट कितना था, 50,000। कुछ टाइम तक ये होगा उस मार्केट के अंदर रहते हुए कोई और पार्टी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद सब वो मशीनरी अरेंज कर लेंगे, तो पॉइंट बी आएगा फिर जब सेलिंग प्राइस हो गई 20 लेकिन कॉस्ट 15 हो गई, क्योंकि नई मशीनरी आ गई ना, तो कॉस्ट 20 से 15 पे आ गई, तब भी 5 का ही प्रॉफिट है, और तब भी डेली एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रिंटेड जो है ना या फोटोकॉपीड वो इतने ही है, तो 5 में फिर भी 50,000 का जरूरी है। बस इससे कंज्यूमर को फायदा हो गया कि उसको सस्ता पड़ा आपकी जंग से, समझ आ रही है, आपको तो वही प्रॉफिट बच रहा है। सो इन दोनों को बहरहाल इन दोनों ग्राफ्स को इनके साथ, जैसे पहला वाला पॉइंट है उसका ये पहला ग्राफ है, दूसरा वाले पॉइंट का दूसरा ग्राफ है।